हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आप सभी का सुपर 50 क्लासेस गांधी रोड बड़ौत पे स्वागत है। सुपर 50 क्लासेस गांधी रोड बड़ौत में स्वागत है, जहां पर आपको मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और एकेडमिक नाइन्थ टू 12th सीबीएसई यूपी बोर्ड मैथ, केमिस्ट्री मतलब पीसीएम, ठीक है, विद अंग्रेजी की क्लासेस अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो बेटा, इससे पहले हमने क्या कवर किया है, हमने फेज 11 2023 के 12 सेट को कवर किया है। ठीक है, इन 12 सेट में हमने जो है 25 दूनी 50 और 300 क्वेश्चन को कवर किया है। और ये 300 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो छात्र एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फेज 12 का पेपर है या सीएचएसएल का पेपर है अपकमिंग, बिल्कुल अभी सीपीओ का पेपर है 2024, और 24 जून को आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन, 27 जून को एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है बेटा, तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है, स्पेशल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए 100% ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, और गारंटी के तौर पे मैं आपको यही कह सकता हूँ कि करंट अफेयर छोड़ के बाकी सब कुछ, जितने भी आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, जीके, जीएस प्लस स्टैटिक के, ठीक है, सारे के सारे आपके इसी में से मिलेंगे। ठीक है बेटा, सारे के सारे आपके इसी में से मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी जो है ये एसएससी एमटीएस 2022 में, एसएससी एमटीएस 2022 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, और टोटल कितने पेपर हुए थे, 57 शिफ्ट में पेपर आपके निपटे थे। ठीक है, और आई थिंक एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एमटीएस में जो है अभी 25 आ रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक शिफ्ट में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गुणा 57, ठीक है, तो 25 सत्ते 175 हो गया, हासिल आपके 17 हो गए, और 25 पंजे 125 प्लस 17 तो कितने बैठ गए बेटा, 7 और 5 12 4 1, तो 1425 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, इनमें से अगर हम पर क्वेश्चन 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन को निकाल दें तो गुणा आपके 57 बैठ गए। 5 तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, अदरवाइज़ 3 से 4 ही होते हैं। ठीक है, तो 7 पंजे 35 हो गया, और 5 पंजे 25 हो गया, और 3 28 हो गया। तो अगर आप 285 करंट अफेयर के क्वेश्चन को निकाल दें तो भी आपके जो है कितने बैठते हैं, कम से कम 1200 प्लस क्वेश्चन आपके जीके, जीएस प्लस स्टैटिक के बैठते बेटा। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एसएससी हमेशा जो है पीवाईक्यू पूछती है, पीवाईक्यू पूछती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से आप देखना, और पेपर से पहले इनका रिवीजन करके जाना, और 100% आपको इन्हीं में से ही आपका टोटल पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 100% ईमानदारी से पढ़ेंगे तो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, ओके, चलिए। तो आज हम शिफ्ट नंबर पहले देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा, करगम लोक नृत्य, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बेटे तमिलनाडु से संबंधित है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बेटा, तमिलनाडु से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, करगम जो लोक नृत्य है आपका, ये कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से है, और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीएस का है। ठीक है बेटा, किसका है ये, स्टैटिक जीएस का है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे संज्ञेय अपराध यानी कोजिनिजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है तो उसे संज्ञेय अपराध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा,
सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग। सिनजियांग प्रांत किस देश में? चाइना में। तो सोने की खदान के धंसने के कारण, यानी चाइना में एक क्षेत्र है आपका सिनजियांग शहर भी है, तो यहाँ पर सोने की खदान है, माइंस थी, वो धंस गए ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये खबरों में रहा था, तो चाइना में है। ठीक है, याद रखना। यहीं से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो चीन है राजधानी क्या है इसकी? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हांगो नदी को चाइना का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइना का शोक बोलते हैं। मैग्नस कार्लसन, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, चेस का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो चेस में जो ग्रैंड मास्टर है और आर प्रगनंदा के बारे में, ठीक है, आप थोड़ा सा ज़रूर करंट अफेयर में पढ़ के जाइएगा बेटा, 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। किस खेल से संबंधित है? शतरंज। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जो भारत के आर प्रगनंदा है, मैग्नस कार्लसन से तो बहुत ही कम उम्र के है। ठीक है, और इसका संबंध किस देश से? नॉर्वे से है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो मैग्नस कार्लसन है आपका, इसका संबंध नॉर्वे से है। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो, ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है। यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, और ये हमारे नॉर्थ पोल के करीब, बहुत ही करीब है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और पोलर बियर भी यहीं पर पाया जाता है आपके, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, सफ़ेद कलर के होते हैं ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो जो मैग्नस कार्लसन है, इसको जो है हमारे भारत के आर प्रगनंदन ने कई बार हराया है। ठीक है, तो दुनिया का टॉप चेस का जो ग्रैंड मास्टर है हमारे देश भारत का कौन है? आर प्रगनंदन। मुश्किल से 15-16 साल उम्र है उसकी। ठीक है, और उसने एक से एक धांसू जो प्लेयर है चेस के, उनको हरा दिया। ठीक है, और आपको पता है भारत में एक खिलाड़ी और है जिसका नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, ठीक है, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और आर प्रगनानंदा ने इसको भी पराजित कर दिया। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ये अपने आप में 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में जो कपड़ा उत्पादन था उसमें गिरावट आ गई थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा उद्योग था उसका जो विकास हुआ था, उसके विकास से हमारे भारत में प्रभाव पड़ा कि भारत में जो कपड़ा उत्पादन था उसमें गिरावट आ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन में सस्ते कपड़े मशीनों के द्वारा बनाए जाने शुरू होने लगे। ठीक है, लेकिन भारत में जो कपड़ा बनता था ना, वो हैंडलूम में बनता था, यानी हाथों से बनाया जाता था। ठीक है, और उनके मतलब मूल्य में गिरावट आ गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा महसूल लगा दिए थे। महसूल का मतलब होता है टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, याद रखना। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत ने। 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे उनकी मेज़बानी भारत ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी, भारत ने। ठीक है, याद रखिए इस बात को। 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे उनकी मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। एस्किमो क्या होते हैं बेटा? पहली बात तो यह है कि एस्किमो जो है, एस्किमो एक जनजाति होती है, और एस्किमो जो है ये बर्फ़ के घर में रहते हैं। आइस ही आइस, आइस मतलब बर्फ़, बर्फ़ के घरों में रहते हैं, और इन बर्फ़ के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं बेटा? इग्लू। ठीक है, इन बर्फ़ के घरों में ये रहते हैं, इन बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। ठीक है, इनके पास में जो इनका पालतू जानवर होता है उसको रेंडियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंडियर। ठीक है, जैसे हमारा जर्मन शेफर्ड का कुत्ता होता है, डॉग होता है, इस टाइप को होते हैं ये। ठीक है, तो एस्किमो जो है आपके बर्फ़ के घर में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। ठीक है, और इनका जो पालतू जानवर होता है वो रेंडियर होता है। ठीक है, और जो गाड़ी रेंडियर चलाते हैं उनको स्लेज बोलते हैं, स्लेज, स्लेज। ठीक है, याद रखना। और जिस
जिस इंस्ट्रूमेंट यंत्र से ये शिकार करते हैं उसको हार्पून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्पून। ठीक है। तो एस्किमो रहते कहाँ पर है? एस्किमो आपके जो है कहाँ पर रहते हैं? नंबर 1 कनाडा में रहते हैं। कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओंटारियो। ठीक है। उसके बाद आपके एस्किमो नॉर्वे में रहते हैं। नॉर्वे। नॉर्वे राजधानी ओस्लो है। इसके बाद एस्किमो आपके कहाँ पर रहते हैं? ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में। ठीक है, याद रखना। यानी जो बर्फीले देश होते हैं आपके, वहाँ पर आपको जो है एस्किमोज मिलेंगे। वहाँ पर आपको एस्किमोज मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। और एक दो चीज़ है जो मैं भूल गया, ठीक है, वो फिर बता देंगे आपको, तो थोड़ा सा आप ये जरूर याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? बंधुता किसी व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है बेटा, याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना कहाँ से ली थी हमने? प्रस्तावना हमने यूएसए के संविधान से ले रखी है, ये आप याद रखना। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ले रखी? शायद ऑस्ट्रेलिया से ले रखी, ये आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ। अशोक के जो अभिलेख है उनके अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था जो मगध साम्राज्य में नहीं आता था, और वो आपका क्या था? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो है महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ था, और आज की जो दिल्ली है ओल्ड दिल्ली उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, याद रखियो, ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। और इस इंद्रप्रस्थ के कारण ही आपका महाभारत हुआ है। महाभारत हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों को मिल गया था। पांडवों को मिलने के बाद में जब दुर्योधन वहाँ पर विजिटिंग पे गया था, घूमने के लिए गया था, तो उसमें जो मतलब महल था, है ना, तो उसमें वो पानी के उसमें तालाब से में गिर जावे, उसे पता नहीं चलता, तो द्रौपदी जो है उस पर हंस देती है, बोलते हैं कि अंधे का बेटा अंधा। तो ये जो कहावत उसने बोली थी ये इंद्रप्रस्थ में बोली थी। ठीक है, बस यही बात उसका लग गई थी। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, एक ऐसी कोशिका जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मतलब केंद्रक हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जिसके पास न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो। ठीक है, एक केंद्रक उसके पास अगर है तो उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को आप। तो कोशिका की खोज यानी सेल की खोज, सेल मतलब कोशिका होती है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ये आप याद रखना। ठीक है, और इसने जो सबसे पहले कोशिका खोजी थी वो कोर्क में खोजी थी। CORK, कोर्क। कोर्क का मतलब होता है कोई भी पेड़ आपका होता है पेड़, और पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की छाल पिटी रहा है ना, तो उसमें उसने उसको खोजा था कोशिका को। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए, वैसे कोशिका होती क्या है? ठीक है, कोशिका हमारे शरीर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जिस प्रकार आपका घर छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है, आपका जो घर है छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है, किसी भी जानवर का जो शरीर है, वो छोटी छोटी जिन ईंटों से मिलके बनता है उन ईंटों को कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका हमारे शरीर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है बेटा, और अ ग्रुप ऑफ कोशिका, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, याद रखना। तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। ठीक है,
और उत्तकों के समूह को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। एंड ऑर्गन के समूह को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब उसमें जीवन घल जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक जीवधारी बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है बेटा, ठीक है, वैज्ञानिकों ने सब कुछ पता लगा लिया, लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये नहीं पता लगाए कि कोई भी कोशिका जो जीवित होती है वो कैसे होती है। मतलब कोशिका के अंदर जो जीवन की प्रक्रिया है, यानी निर्जीव से सजीव कैसे बनती है, इस बारे में आज तक वैज्ञानिक को पता नहीं चला। और जिस दिन वैज्ञानिक को इस बारे में पता चल जाएगा तो ये समझ लेना आप, मरने वाले मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाएंगे। ठीक है ना। इंसान कब मरता है? इंसान कब मरता है? इंसान तब मरता है जब इंसान की कोशिका मर जाती है। आई बात समझ में? ये आप याद रखना। तो आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये बताने में असफल हुआ है कि कोशिका के अंदर जीवन कैसे आता है। कोशिका के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं वो सब उनको पता है। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है ना। तो ये सब चीज़ें उनको पता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ETC, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, उसमें जीवन कैसे आता है। और जिस दिन इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा तो आप ये समझ लेना कोई भी मरा हुए इंसान को ज़िंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुदरत की देन है जो आज तक पता नहीं चली बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे डेड बॉडी की। तो कोई भी इंसान कब मरता है? कोई भी इंसान तब मरता है जब उसके शरीर की कोशिकाएं मर जाती है। ठीक है, अगर इंसान की कोशिकाएं मर गई तो आदमी मर गया। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान बिजली के करंट से मरता है तो कैसे मरता है? आपको पता है बिजली के करंट से इंसान कैसे मरता है? तो बिजली के करंट से इंसान तब मरता है अगर किसी इंसान को बिजली ने पकड़ लिया। ठीक है, ओके। अगर किसी इंसान को बिजली ने पकड़ लिया तो सबसे पहले जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, या हमारे शरीर का जो खून होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई बात समझ में? खून का पानी बन जावे तो फंक्शन नहीं हो पाता खून का। दूसरा, हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है बिल्कुल, तब इंसान मरता है। अगर कोई इंसान जहर खा लेता है, जैसे सल्फास खा ले, ठीक है, तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद सब बाहर निकालता है ना मुँह से, झंगूड बोला है जिसको, ठीक है ना, तो उसका मतलब है वे हमारे शरीर की मरी हुई कोशिका बाहर निकलती है। ठीक है, याद रखना। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, आपकी बॉडी में अगर कहीं भी मुआद बन रही, मुआद मतलब पस, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पस बन रहा है तो उस पस के बनने का कारण है कि आपकी शरीर में उस हिस्से में जो है कोशिकाएं मरी हुई बाहर आ रही। ठीक है, पस के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो मरी हुई कोशिका होती है वो बाहर आती है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मतलब जो अगर किसी इंसान को कोबरा सांप डस ले तो कब मरता है? कोबरा जो सांप होता है उसका जो जहर होता है वो डायरेक्ट दो जगह अटैक करता है। नंबर एक, इंसान के दिल पर। कोबरा जो सांप होता है उसका जो जहर होता है, एक तो कोबरा सांप ज़्यादा अमाउंट में जहर छोड़ता है, दूसरा उसका जो जहर होता है वो गर्म होता है और वो डायरेक्ट इंसान के दिल पर, हार्ट पर अटैक करता है। ठीक है, दूसरी बात, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ठीक है ना। तो आपको पता ही है, दिल रुका आदमी ज़िंदगी तो रुका। ठीक है, तो आदमी मरते कैसे है ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा आपको बताई है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक वर्गीकरण, विश्व बैंक वर्गीकरण, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-2021 के अनुसार भारत निम्न मध्य आय वाले किस श्रेणी में आता है? जो भारत है वो निम्न मध्यम आय वाले, एक तो होता है बीच का, देखो ये लाइन है, ये बीच है, ये तो बीच हो गया, ये मीडियम से थोड़ा ऊपर हो गया और ये टॉप मोस्ट हो गया, ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल लो हो गया। तो भारत कहाँ पर आता है? अब बीच क्या है यहाँ का बीच तो ये है, लेकिन भारत जो आता है इनकम के मामले में यहाँ पर खड़ा, ना तो बिल्कुल नीचे ही आएगा ना बीच में ही है, तो बीच, निम्न एंड बीच के बीच ये वाला हिस्सा, यहाँ पर भारत खड़ा। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब सिंपल है, अगर यहाँ पर 0 रुपये कमाते हैं, अगर भारत के प्रत्येक नागरिक की 0 इनकम है, यहाँ पर 5 रुपये इनकम है, ठीक है, टॉप मोस्ट में 10 रुपये इनकम है, तो 10 और 0 के बीच का कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, लेकिन भारत के जो प्रति व्यक्ति इनकम हैगी वो कितनी है? 0 और 5 के बीच में, यानी 5 से नीचे। आप 3 मान लीजिए, यहाँ पर 3 मान लीजिए, तो यहाँ पर खड़ा भारत आपका। आई बात समझ में?
चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? बम्बई में, ठीक है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और ये कब हुआ था? 1885 में। इसकी खोज मतलब स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने, 1885 में, ठीक है बेटा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है एओ ह्यूम ने 1885 में की थी। WC बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष, इट मीन्स चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, फंजाई कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। तो फंजाई आपकी जो है ब्रेड पे भी हो जाती है, पिकल्स मतलब अचार पे भी हो जाती है, लेदर पे भी हो जाती है और कपड़ों पर भी हो जाती है, इन चारों पे हो जावे। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुधन को पालने के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि का मतलब जैसे हम ईंख बोते हैं, ईंख के बीच में ज्वार बो दे, मक्का बो दे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड मिश्रित कृषि, यानी मिक्स क्रॉप, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की का एक कृषि उत्सव है जो गाली जनजाति, अच्छा गाली जनजाति कहाँ का है बेटा? अरुणाचल प्रदेश का है। गाली जनजाति मनाती है तो उसका नाम है मोपिन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो गाली जनजाति है वो कृषि के एक उत्सव को मनाते हैं जिसका नाम है मोपिन। क्या नाम है? मोपिन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18। भारत में कितनी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बेटा? 18। तो भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स कितना होगा? 15 पैसे। अगर सरकार को 1 रुपये की आमदनी हो रही है तो उस 1 रुपये में 15 पैसे जो है कारपोरेशन टैक्स होगा, ठीक है। कारपोरेट का मतलब होता है जो ये लिमिटेड कंपनीज होती है, ठीक है, और ये जो बिल्डर्स होते हैं, मकान वकान बनाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, उनका टैक्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? चुंबकीय सेल। कौन सी नहीं है बेटा? चुंबकीय सेल, ठीक है। 19वां है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने किताबें और आत्मकथाएं पढ़ी हैं। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। आपको पता है मिल्खा सिंह कब मतलब चर्चा में आया था? मिल्खा सिंह तब आप मिल्खा सिंह मूवी देखना तब आपको पता लग जाएगा मिल्खा सिंह कब चर्चा में आया था। मिल्खा सिंह का जो रेस थी वो एक पाकिस्तानी और एक मिल्खा सिंह के बीच में थी, तो तब ये पूरे देश में फेमस हुआ था, इसने उसको हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे बेटा? तो चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। खजुराहो के जो मंदिर है वो, खजुराहो के मंदिर जो है वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे, ठीक है। किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे, ठीक है। गैर नृत्य राजस्थान, गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान समुदाय द्वारा किया जाता है बेटा, भील के द्वारा किया जाता है। एक नृत्य है, नाम क्या इसका? गैर, ये नृत्य है और ये राजस्थान की भील जनजाति होती है, उनके द्वारा करा जाता है, ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं मैं, जो भील जनजाति थी इन्होंने ही जो है महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सहायता करी थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप को इस युद्ध में जो है जाड़े की रोटी खानी पड़ गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व, भू राजस्व मतलब भूमि का टैक्स के 25% को चौथ कहा जाता था, ठीक है। तो दक्कन यानी दक्षिणी जो पठार है, दक्कन का जो पठार है वहाँ पर मराठों का शासन था, ठीक है। और वहाँ पर जो भू राजस्व का टैक्स लिया जाता था 25%, उसे चौथ कहा जाता था। तो चौथ एंड सरदेश मुखी जो है शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। चौथ एंड सरदेश मुखी किसके द्वारा लगाए गए थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए थे मराठा साम्राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इलियास खान का संबंध किससे है बेटा? सितार से। इलियास खान का संबंध किससे? सितार से है। इलियास खान का संबंध सितार से है।
इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। और जन्म कहाँ पर होता है? लखनऊ में। लखनऊ कौन सी नदी पर है? लखनऊ आपका गोमती नदी पर है। और ठीक है, और लखनऊ को जो है नवाबों का शहर भी कहा जाता है, इमामबाड़ों का नगर भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, याद रखियो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, ये जो लखनऊ है ना आपका, ये जो लखनऊ है, दिन में तो यहाँ कुत्ते रहे गलियों में। लखनऊ के जो नागरिक है, और रात के समय इतनी भीड़ रहे वहाँ गलियों में, मतलब जो पैर भी टेकने जाने रहा, दिन में वहाँ कुत्ते रहे, कोई नहीं आता। ठीक है, सुनसान गली पड़ी रहे। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट होता है, याद रखियो। अच्छा, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं? तो उस टेम्परेचर का नाम है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। बर्फ़ आपका जो है, सॉरी, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, ये आप याद रखना। और पानी का सबसे ज़्यादा जो आयतन होता है, यानी पानी सबसे ज़्यादा जो फैलता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे फैलता है। ठीक है, याद रखो, पानी का सबसे ज़्यादा जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन। अगस्त 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मोहाली मेरे हिसाब से पंजाब में है। कहाँ पर है मोहाली? पंजाब में। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने पंजाब के मोहाली में जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो भाई कैंसर भी जो है बड़ी कसूती बीमारी हो रही है आज के टाइम पे। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला सेट। सेट नंबर 2 है 2 मई 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को हम इसमें सॉल्व आउट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल का। तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका? केरल का, करीब 1086 है। ठीक है, याद रखियो। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी आपकी केरल की है। ठीक है, याद रखियो। मसालों की रानी भी केरल को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? फिस्कल। छोड़ो इसको दो। फोर्थ क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगाने से बचाने पर इसमें जिंक यानी जस्ते की एक पतली पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक, ZINC, जिंक यानी जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, याद रखना। और यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्योर लोहा होता है, प्योर जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें कभी जंग नहीं लगता। ठीक है, उदाहरण के तौर पे दिल्ली के मोहाली में जो है वो है लोह स्तंभ। ठीक है, तो उस लोह स्तंभ पे आज तक भी जो है जंग नहीं लगा। ठीक है, याद रखियो। तो प्योर लोहे में कभी जंग नहीं लगता, प्योर पानी में कभी करंट नहीं बहता। ठीक है, और जो प्योर वाटर होता है उसका जो pH मान होता है 7 होता है। ठीक है, याद रखियो। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया? ठीक है, इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था बेटा? इल्तुतमिश ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, पहली बात, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ये भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा। ठीक है, याद रखियो। दूसरा, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है,
बिकॉज इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सल्तनत काल का जो शासक था वो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, ये आप याद रखना। इल्तुतमिश से पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी। किसके समय में? ऐबक के समय में। लाहौर, लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ठीक है। लाहौर कौन सी नदी पर है? लाहौर आपका रावी नदी पर है। ठीक है, ये आप याद रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसने तुर्कान चहलगानी की शुरुआत करी थी। 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसका प्रमुख बलबन था। तो ये सब चीज़ें हम फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चलो। वाकर कप, वाकर कप स्टैटिक का क्वेश्चन है भाई। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। ठीक है, तो बेटा जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सातों क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा, आँखों को स्वच्छ रखने में सहायता है करता है? विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल बोलते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस से बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए गाजर खाइए। ठीक है, गाजर खाइए, गाजर में विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? बुध। बुध एक जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो दैट इज गुजरात। ठीक है, और कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है बेटा? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, लावा बाहर आता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, चट्टानों का रूप ले लेता है, फिर वेदरिंग की प्रोसेस के द्वारा, मतलब सूर्य की तेज़ किरणों के द्वारा चट्टानें टूट जाती है, उससे जो बारीक मिट्टी बनती है दैट इज़ काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी आपकी कपास के लिए और मूंगफली की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की वर्ष खाली स्थान तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की योजना है 2030 तक। यानी इसका मतलब है कि भारतीय जो रेलवे है 2030 तक ये जो कोयले से चलने वाली रेल है इनको समाप्त कर देगी। ओनली इलेक्ट्रिकल रेलें चलेंगी। आप देख रहे होंगे कि भारत में वंदे भारत जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा चलाई जा रही है। ठीक है, वंदे भारत जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा चला जा रही है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो वंदे भारत ट्रेन है ना, थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसमें इतनी फैसिलिटी है जितनी फैसिलिटी आपको एक वायुयान में मिलती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें आपको जो है, जैसे आप पीवीआर उसमें जाते हैं ना, पीवीआर क्या बोलते हैं, थिएटर में जाते हैं, वो जो सीट मिलते हैं बैठने के लिए, इस सीट को आप पीछे मतलब कर भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, है ना। खाने के लिए हर स्टेशन पर अलग अलग चीज़ आती है आपको। ठीक है, ब्रेकफास्ट, फूड, ईटीसी सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती है। पढ़ने के लिए अखबार अवेलेबल रहते हैं, चार्जिंग स्पॉट मिलता है, वाईफाई फ्री मिले। ठीक है भाई, तो बहुत सारी सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन में मिलती है। तो अगर कभी आप दूर के सफ़र में जाओ तो वंदे भारत को जरूर करना। ठीक है, और वंदे भारत ट्रेन सबसे ज़्यादा भारत में चलाई जाएगी। अब ये भी जो है 400 ट्रेन जो है वंदे भारत इस साल में चलाई जाएगी 2024 में। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा सा यूट्यूब पे पढ़ लेना वंदे भारत के बारे में। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया? लिज ट्रस ने। ठीक है, तो लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना, और लिज ट्रस के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऋषि सुनक। कौन बने थे? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं। और इन्फोसिस के जो डायरेक्टर है सत्यनारायण जी, ठीक है, उनके दामाद है, उनकी वाइफ के हस्बैंड है। ठीक है, याद रखियो। चलो, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के खालिस्तान नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों को इष्टतम उपयोग के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, चलो छोड़ इसको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले
2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? ये ठीक नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 88.01%। यानी प्रति 100 में से दिल्ली में 88 लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे अनपढ़ है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देश की राजधानी जो है पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और आज की में भी इतनी बढ़ रही। दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दिल्ली का डिज़ाइन आपका जी लुटियनस ने तैयार किया था। दिल्ली आपकी जो है रायसीना हिल पर है, रायसीना हिल पर, रायसीना पहाड़ी पर, याद रखना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिल्ली कौन सी पहाड़ी पे है, तो दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सब के सब जो है आपके रायसीना हिल पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? कलकत्ता 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? वो कलकत्ता अधिवेशन था 1917 का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं की बात हो रही तो पहली अंग्रेज महिला चेयरमैन कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखो एनी बेसेंट। और अगर भारत की बात करें इंडियन की, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखना। तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली अंग्रेज अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखना। और अगर प्रथम अंग्रेज व्यक्ति की बात करें, अंग्रेज व्यक्ति की बात करें, ठीक है, तो वो कौन था? जॉर्ज यूले। कौन था बेटा? जॉर्ज यूल था। और अगर भारत की बात करें तो डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, भारत की बात करें तो डब्ल्यू सी बनर्जी था। अगर मुस्लिम की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, याद रखना। और अगर पारसी की बात करें, पारसी मतलब ईरानी, पारसी मतलब होता है ईरानी लोग, तो वो था आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है ना, चलिए अगर सबसे ज़्यादा अध्यक्षता की बात करें, सबसे ज़्यादा अध्यक्षता की बात, यस ठीक है बेटा, तो अगर सबसे ज़्यादा अध्यक्षता की बात करें, ठीक है, तो वो भी आपके दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 1907 में आज विकास है, मेरा फोन तो नीचे लग रहा। ओके, तो 1907 में जो कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल में बट गई थी। ठीक है, इसके बाद में 1939 में 1939 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा जाता है। कारण क्या रहा था? 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धरामैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में उतार दिया था, जिसे पराजित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। और इससे पहले 1923 में जो कांग्रेस के चुनाव हुए थे, उसमें महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में पराजित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से इनके बीच में तलखी हो गई थी। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और आपका लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रावी नदी यहाँ से जो अरब सागर में गिर जाती है। यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नर्मदा प्लस ताप्ती नदी। ठीक है, ये दोनों नदी जो है गुजरात में अरब सागर में गिरते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा को। किसे किया गया? अवनी लेखरा को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग
के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अवनी लेखरा को। बहुत इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। देखो, जब भी पैरा लग जाए किसी खेल से पहले तो ये समझ लेना कि वो व्यक्ति जो मेडल जीत रहा है वो अपाई जगह, ठीक है। जैसे पैरा ओलंपिक में सही सलामत व्यक्ति भाग ले हुए, और पैरा ओलंपिक में जो अपाइज लोग होते हैं, विकलांग टाइप के लोग होते हैं, वे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अवनी लेखारा तो आपको पता ही होगा, बहुत मतलब ट्रेंडिंग में रही है। अवनी लेखारा जो राजस्थान से है ना, राजस्थान की जो स्पोर्ट की एम्बेसडर भी हैगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पैरा ओलंपिक में। तो निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि जो 25 लाख रुपए है। कितनी है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की 10 लाख है, जबकि इस रत्न पुरस्कार की जो राशि है 25 लाख रुपए है, ठीक है ना। और ये पहली भारतीय बनी है, मतलब जो है पैरा ओलंपिक में इसने साथ 2 गोल्ड मेडल जीते। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखियो, इनके बारे में पूछा जाएगा आपका, ठीक है। जब इसने मेडल जीता था तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आदर्तग्राही गुणों, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल जो होता है आपका, ग्लिसरॉल ही नहीं है, ग्लिसरीन है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है साबुन में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, जैसे आप साबुन लगाते हैं ना, तो साबुन लगाने के बाद चेहरे पर हमारे बाद में जो थोड़े थोड़े सफ़ेद से, जो मतलब फर्श टाइप के हमारे चेहरे पर होते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, तो आपका ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या? अबुल पाकिर जेनुअल अब्दुल आबदिन कलाम, ठीक है। क्या नाम है इनका? अबुल पाकिर जेनुअल अब्दुल आबदिन कलाम, ठीक है। इतना बड़ा नाम था इनका APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है। तमिलनाडु के जलगांव में इनका जन्म हुआ था। और आपको मैं बता दूं, जो हमारी पहली महिला भारतीय राष्ट्रपति थी, क्या नाम था उनका? डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर प्रतिभा देव सिंह पाटिल। और APJ अब्दुल कलाम एक ही गांव में पैदा हुए थे और एक ही स्कूल में पढ़े थे, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विजन विजन 2020 इनकी किताब का नाम है, ठीक है बेटा। चलो, अच्छा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिसका संबंध उड़ीसा से है, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोनकरम उत्सव, ठीक है। कौन सा उत्सव है बेटा? नोनकरम उत्सव है, ये फसल कटाई उत्सव है, नोंगकरम उत्सव। यार इनका उत्सव कैसे कैसे नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोंग करम उत्सव है, ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है, मेघों का घर कहा जाता है, ठीक है। खासी जनजाति आपकी जो मेघालय में मिलती है, खासी जनजाति आपकी मेघालय में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गारो हिल आपकी मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। और मेघों का घर कहा जाता है। यहाँ पर एक स्थल है, नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी बाद मानसिन राम, मासिन राम, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, याद रखना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम। किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये आपको पता ही है। और दुनिया की भारत में जो जनसंख्या रहती है वो 17.5% रहती है। तो भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में दुनिया की कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 17.5%, ठीक है, याद रखो। 22वां, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः पुरापाषाण कहा जाता है, ठीक है। पुरापाषाण, ये काल कितने हैं? ये आपके 3 हैं। एक पुरापाषाण काल हो गया पूरा, और एक मध्य हो गया, और एक नवपाषाण काल, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर जो पाषाण शब्द है ना, पाषाण, इसका मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर, ठीक है।
भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है। ठीक है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है संतूर के। ठीक है, संतूर वादक का इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखो आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपके एग्जाम में आई हुई है स्पेशल। ठीक है, ये कोई मॉक वॉक टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और यही सिलेबस है बिल्कुल फिक्स। ठीक है ना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए और अपने यार दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो भारतीय संगीतकार कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। ठीक है, और 1922 में गठित स्वराज पार्टी, 1922 में 23 में गठित हुई थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये जो पार्टी बनाई गई थी ये चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी? 1923 में। ये 22 गलत लिख रहा, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, पट्टदकल जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बेटा? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बेटा सेट नंबर थर्ड। ठीक है, एसएससी एमटीएस का 2 मई 2023 थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये अपना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे यहाँ से जोड़ दे के बात होगी।